आज हम इस खास पॉडकास्ट में बात करेंगे कैंसर क्या होता है, इससे आप कैसे बच सकते हैं और जो भी आपके मन में सवाल होते हैं कैंसर को लेकर। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश पेंढारकर, डायरेक्टर कैंसर इंस्टीट्यूट सर्वोदय हॉस्पिटल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कैंसर होता क्या है और ये शरीर में कैसे फैलता है? कैंसर एक नॉर्मल बायोलॉजिकल बीमारी है। शरीर का कोई भी हिस्से की कोशिका या सेल कैंसर में परिवर्तित हो सकती है। कभी कभी हमें पता रहता है कि शायद ये इससे हुई होगी, बट जनरली हमें कोई भी कारण पता नहीं पड़ता है। इसलिए कैंसर क्यों होता है यह सिर्फ संभावना हम बता सकते हैं, मगर एग्जैक्ट कारण किसी भी मरीज में हम कभी भी नहीं बता पाएंगे। सर, कितने प्रकार के कैंसर होते हैं और क्या हर कैंसर का इलाज संभव है? हाँ जी, हर कैंसर का इलाज संभव है। कई तरह के कैंसर होते हैं। जितने भी सेल, अलग अलग तरह के सेल हैं अपनी बॉडी में, एक स्किन का सेल है, अपनी चमड़ी का सेल है, एक हमारे मुंह के अंदर का सेल है, एक हमारे ब्रेन का सेल है, एक हमारे किडनी का सेल है। ये हर सेल कैंसर में परिवर्तित हो सकता है और उस तरह का फिर वो कैंसर कहलाएगा। लंग कैंसर, किडनी कैंसर, लिवर कैंसर, स्किन कैंसर। तो जो सेल कैंसर में परिवर्तित हुआ है उस तरह का कैंसर पैदा होता है। सर, अगर हम देखें तो आजकल छोटे बच्चों को भी कैंसर हो रहा है। पहले हम सुनते थे कि अगर आपकी ज़्यादा उम्र हो गई है तो आप कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जैसा कि मैंने कहा, हमें कैंसर के कारण नहीं पता क्यों होता है, मगर कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है। जन्मजात बच्चे को भी कैंसर हो सकता है, 100 साल के भी व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। बट ऑन एन एवरेज कैंसर एक उम्र की बीमारी है। जितनी ज़्यादा उम्र होगी उतनी ज़्यादा कैंसर की संभावना बढ़ेगी। तो हमें किस तरह की दिनचर्या रखनी चाहिए, कैसा खान पान रखना चाहिए और हमें कितनी तवज्जो एक्सरसाइज को देनी चाहिए ताकि हम कैंसर से बच पाएँ? क्या ये सब करने से बचा जा सकता है? हाँ जी, कैंसर के जो मुख्य कारण हैं उनसे हम बच सकते हैं, जिससे हमारी कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और कैंसर से बचने के कारण कई सारे हैं। हमारी आदतें ठीक रहें, हम तम्बाकू और अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमारे कंट्रोल में है कि हम मोटे ना हों। हम हमारे खान पान में, दिनचर्या में इतना ध्यान रखें कि हम जितना ज़रूरी है उतना ही खाना खाएं और जितना हमने खा लिया है उसको एक्सरसाइज करके जलाने की कोशिश करें। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो मतलब मोटापा बड़ा कारण है? मोटापा एक बहुत बड़ा कैंसर का कारण है जो आपके कंट्रोल में है। अच्छा। तो तम्बाकू नहीं पिए, अल्कोहल नहीं लें, मोटापा कंट्रोल रखें। मुझे लगता है इन 3 फैक्टर्स से ही कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। अगर हम अमेरिका और इंडियन कैंसर को कंपेयर करें तो अमेरिका में हमसे कम से कम 4 गुना ज़्यादा कैंसर है। इसलिए घबराने की कैंसर से ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ कैंसर की मात्रा कम है, और अगर हम पुनः हमारी इंडियन स्टाइल पे चले जाएंगे, खान पान की, मेहनत करने की और पैदल चलने की, विश्वास करिए ये अमाउंट और कम हो जाएगा। तो कैंसर होना हमारे हाथ में है। ठीक है सर, कैंसर की कितनी स्टेजेस हैं और कितनी स्टेज तक इलाज संभव है? कैंसर की स्टेज जो शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि हम यह बताना चाहते हैं कि कैंसर एकदम छोटा है या थोड़ा बढ़ा हुआ है या कई जगह पर बैठा है। तो स्टेज का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कैंसर कहाँ है, कितना बड़ा है। इसका अंग्रेजी शब्द है स्टेज। मरीज के लिए इससे कोई मतलब नहीं है। इस शब्द की मरीज के लिए कोई वैल्यू नहीं है। मरीज के लिए सिर्फ इस बात की अहमियत है कि कैंसर है या कैंसर नहीं है। तो सर, अगर बड़ा है तो कितने चांसेस होते हैं कि ठीक हो जाए मरीज? कैंसर के चांसेस उसके बड़े होने पे निर्भर नहीं करते हैं। कैंसर के ठीक होने के चांस निर्भर करते हैं किस तरह का कैंसर है, कहाँ से कैंसर शुरू हुआ है और उसके बारे में आज तक दुनिया में कितनी रिसर्च हुई है। तो कोई कैंसर है जो एकदम बढ़ा हुआ हो, सब जगह भी फैला हो तो भी ठीक हो सकता है, और कोई कैंसर है जो एकदम छोटा हो तो भी ठीक नहीं होगा। सर, आपने इतने सारे पेशेंट्स को डील किया है, आपका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा रहा है। कौन कौन से ऐसे कैंसर है जिसमें मरीज ठीक हो जाता है, उसके चांसेस ठीक होने के ज़्यादा हैं? सबसे बढ़िया चांसेस कैंसर ठीक होने के रहते हैं ब्लड कैंसर्स में, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा। और कैंसर ठीक होते हैं बच्चों में। बच्चों को कैंसर के ठीक होने के रेट सबसे ज़्यादा हैं।
बड़े भी कैंसर जितने भी हैं, अगर कोई छोटी, देखो कैंसर के 3 इलाज हैं, रेडिएशन जिसको हम सिकाई कहते हैं, सर्जरी और दवाई जिसको हम कीमो कहते हैं, 3 इलाज हैं। अगर छोटा सा ही कोई कैंसर होगा तो सिर्फ ऑपरेशन से ही ठीक हो जाएगा या सिर्फ रेडिएशन से ठीक हो जाएगा। बड़ा कैंसर होगा तो हमें तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो निर्भर करता है कि हमें कितनी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। छोटी स्टेज होगी मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी स्टेज होगी हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मगर इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी स्टेज की गारंटी है कि वो ठीक नहीं होगी, इसलिए कृपया स्टेज पर कभी भी ना जाएं। तो टाइम पीरियड कितना होता है सर, कितना समय लगता है? इलाज करने में फिर भी बहुत बार 6 से 8 महीने लग जाते हैं, और कभी कभी हम कैंसर को दबाने के लिए इलाज 5 से 10 साल भी चालू रखते हैं। तो सर हम ये भी सुनते हैं कि कोई पूरी तरीके से ठीक हो गया है फिर से उसको कैंसर हो रहा है, तो वही वजह होती है कि पहले कैंसर हुआ है इसलिए दोबारा हो सकता है? वही वजह होती है, इसलिए वजह वही नहीं होती है। जो कैंसर हो गया है उसी का कुछ हिस्सा बच जाता है जो किसी भी टेस्ट में आप पकड़ नहीं सकते हैं, और वही सेल दोबारा कुछ साल के बाद फिर से ग्रो होना चालू हो जाते हैं। तो जनरली नया कैंसर नहीं आता है, पुराना कैंसर पूरी तरह से नहीं जाता है और फिर से रीग्रोथ चालू करता है। इसकी भी जो आप देखें परसेंटेज ज़्यादा है या ये बहुत कम लोगों में ऐसा होता है? नहीं, कम लोगों में ऐसा होता है। जनरली कैंसर खत्म हो जाता है तो वापस नहीं आता है, इसलिए हम तो बहुत बार मरीजों को कहते हैं अगर आपको डायबिटीज़ हो जाएगा तो आप तो ज़िंदगी भर इलाज कराना है, आपको ब्लड प्रेशर हो गया तो ज़िंदगी भर इलाज कराना है, कैंसर हो गया तो आप ठीक हो गए तो इलाज बंद हो गया। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो जड़ से ठीक हो सकती है, डायबिटीज ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो सर सकता। अब तो मेडिकल एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कैंसर एक ऐसा शब्द है कि मतलब आप नाम सुन के ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो अगर हम देखें तो क्या क्या नई टेक्निक सब कैंसर के इलाज को लेकर आ गई हैं? पूरी दुनिया में विज्ञान में सबसे ज़्यादा खर्चा सिर्फ और सिर्फ कैंसर रिसर्च पर हो रहा है। इसके सामने बाकी बीमारियां कहीं भी नहीं लगती हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा इसके रिसर्च पे हो रहा है। इसका मतलब कैंसर के इलाज के लिए हमारे पास इतनी सारी संभावनाएं हैं। आज कैंसर की कई तरह की दवाइयां हैं, जिसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं, जिसको हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं, जिसको हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, या सेल थेरेपी या कार टी सेल थेरेपी कहते हैं। ये सारी संभावनाएं हमारे यहाँ उपलब्ध है और ये सारी हर मरीज में इस्तेमाल की जा सकती है। कोशिश मगर हमारी यही रहती है कि हम कम से कम दवाई का इस्तेमाल करें, जिससे अगर गलती से बीमारी वापस आती है तो हम बची हुई दवाइयों का इस्तेमाल कर सकें। सर ये कहा जाता है कि इम्यूनोथेरेपी की आपने बात की कि काफ़ी महंगा इलाज है ये, और मतलब लोगों को ये सुना है जिनको हो गया है कि हमें अपना घर बेचना पड़ा या हम कर्ज में आ गए फिर भी मरीज़ ठीक नहीं हो पाया, उसकी जान चली गई। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इम्यूनोथेरेपी बहुत महंगा इलाज है। विज्ञान का और समाज का ये रूल है कि जो भी नई चीज़ आती है वो बहुत महंगी रहती है। इम्यूनोथेरेपी एक नया इलाज है, इसके कारण आज की तारीख में बहुत महंगा है। मगर मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि जो इलाज आज 3 लाख 5 लाख रुपए महीने का पड़ रहा है इन इम्यूनोथेरेपी की दवाइयों का, अगले 6 महीने के अंदर ये 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए का ही इलाज रहेगा। मगर 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए कंप्लीट कोर्स साल 2 साल के इलाज का पैसा लगेगा। ऑलरेडी इंडियन कंपनियों ने। कितना कारगर है ये काफ़ी कारगर है, मगर हर चीज़ को कैंसर में कारगर के हैसियत से ना देखें, क्योंकि किसी भी दवाई का हम सिंगल दवाई का इस्तेमाल नहीं होता है, हमेशा कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है। 2-4 दवाइयों को साथ में इस्तेमाल किया जाता है। मगर चूंकि ये दवाइयाँ भी अब इंडिया में बनने लगी है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 6 महीने में इट विल बिकम कंफर्टेबल फॉर एवरी पेशेंट। ठीक है, ये तो सिर्फ आपने इम्यूनोथेरेपी की बात की, और जो अगर हम बाकी ट्रीटमेंट की बात करें तो वो तो लोग करवा सकते हैं। वो बिल्कुल सस्ती है, हर व्यक्ति करा सकता है। सिर्फ वो हमेशा पता लगाए कि उनके पास में कहाँ पर सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दवाई उपलब्ध है या नहीं इसकी चिंता नहीं करें, क्योंकि करीब करीब सारी 100 से ज़्यादा दवाइयाँ हर स्टेट की लिस्ट में ऑलरेडी लिस्टेड है। तो अगर दवाई नहीं है तो वो कल आ जाएगी। बट हमेशा पूरी खोज करें कहाँ इलाज हो सकता है, कहाँ कितनी कॉस्ट आ रही है। इलाज कैंसर का हर जगह करीब करीब एक ही जैसा होता है,
एवरी डॉक्टर फॉलो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। अच्छा सर, जो हमारा खान पान है या दिनचर्या है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के कहा जाता है कि उससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे हम प्लास्टिक के ग्लासेस की बात करें, हम प्लास्टिक के टिफ़िन्स की बात करें, माइक्रोवेव के इस्तेमाल की बात करें, हम एयर फ्रायर की बात करें, हम अगर बात करें ये नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कैंसर होने की संभावना जो हमारे पॉलीकार्बन्स जिसको हम कहते हैं या ऑर्गेनिक्स जो हैं, डेफिनेटली उनके कारण कैंसर होता है। जितने भी ऑर्गेनिक पदार्थ हैं और जितने भी हमारे आसपास के पदार्थ हैं वो सारे ऑर्गेनिक पदार्थ हैं। खास करके प्लास्टिक पॉलीकार्बन है, उसके कारण कैंसर होता है। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड जो हमारी सब्जियों पे छिड़का जा रहा है उससे कैंसर होता है। अगर हम एयर फ्रायर्स या हम नॉन स्टिक की बात करें उसके ऊपर भी पॉलीकार्बन लगा हुआ है। तो ये जितने भी सिंथेटिक पॉलीकार्बन प्रोडक्ट्स हैं, इनसे कैंसर होने की संभावना है। जो तेल हम अगर बार बार तल रहे हैं, उसको उबालते जा रहे हैं, तो तेल भी हाइड्रोकार्बन्स में परिवर्तित हो रहा है, उससे भी कैंसर हो रहा है। तो ये सारे कारण हो रहे हैं, इसलिए हमें पॉलीकार्बन से बचना बहुत ज़रूरी है। जितना हम इनको अवॉइड कर पाएंगे, हालांकि ज़िंदगी में अवॉइड कर पाना संभव नहीं होता, मगर हम जितना भी अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इस्तेमाल कम करें। सर, लोग बहुत घबरा जाते हैं अगर किसी को परिवार में कैंसर हुआ है, एक तो इस बीमारी से, दूसरा इसके खर्च को लेकर। उन पेशेंट्स के लिए, उन परिवारों के लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं कहूँगा कि अगर कैंसर हो गया है तो आप उसको ना तो नहीं कर सकते, हो गया है, उसको भूल जाए कि हो गया है, कोई बात नहीं। अपन उसका जांच और इलाज चालू करें। क्यों हुआ है इस पर ध्यान नहीं दें, इलाज पर पूरा विश्वास रखें, इलाज अवश्य कराएं, क्योंकि फ़ायदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। डर के ना बैठें, जो भी शेड्यूल डॉक्टर बताता है उसको फॉलो करें। घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। सर, आजकल इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, स्ट्रेस भी लोगों को बहुत रहता है, क्या स्ट्रेस भी एक कारण है कैंसर होने का? स्ट्रेस कैंसर का कतई कारण नहीं है, स्ट्रेस से कैंसर नहीं होता है। हाँ, मगर कैंसर हो गया है तो कृपया स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बिना स्ट्रेस के जिएंगे 100% आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, 100% आपके इलाज में फ़ायदा होगा और 100% कैंसर के ठीक होने में आपके चांस बढ़ेंगे। सर, जिनके परिवार में कैंसर हुआ है, तो जो पेशेंट है घर में, उनके परिवार वालों की क्या भूमिका रहती है? जो उनके दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनकी कितनी बड़ी भूमिका रहती है एक पेशेंट के ठीक होने में? हमारे यहाँ उन्हीं की सबसे ज़्यादा भूमिका रहती है। कैंसर के मरीज की भूमिका शून्य है, क्योंकि मरीज को कोई ना कोई अस्पताल ले जाता है और कोई वापस लाता है, मरीज अकेला नहीं जाता है। तो सारी भूमिका परिवार की है, सारी भूमिका दोस्तों की है, सारी भूमिका रिश्तेदारों की है। मेरा उन सबसे निवेदन है कि कृपया मरीज तक उतनी ही इन्फॉर्मेशन पहुंचाए जिसमें उनको गारंटी हो कि ये इन्फॉर्मेशन सही है। क्योंकि आप परिवार के सदस्य हैं, आप बाहर घूमते रहेंगे, मरीज तो कहीं जाएगा नहीं, आपको ज्ञान मिलता रहेगा। कृपया इस ज्ञान को मरीज को पास ऑन ना करें जब तक आपको उस ज्ञान के बारे में गारंटी नहीं हो जाए। सर, आजकल तो आपने ज्ञान की बात की, गूगल जो है सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत है। कुछ भी हुआ हमने गूगल में टाइप किया, हम सब करते हैं, और फिर इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें सामने आती हैं। सो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी खास करके परिवार वालों से, क्योंकि मरीज तो कुछ नहीं करता है, मरीज चुपचाप बैठ जाता है, वो डर के बैठ जाता है, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। मगर परिवार वालों की जवाबदारी है कि गूगल ज्ञान, गूगल डॉक्टर से दूर रहें, गूगल की जानकारी का इस्तेमाल नहीं करें। फिर भी अगर उन्हें कोई डाउट है, उनको लगता है कि जानकारी सही हो सकती है, अपने डॉक्टर से रिकन्फर्म करें, उसके बाद अपने मरीज तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। सर, आखिरी 2 सवाल कि ऐसा क्या कोई खान पान है जिससे कैंसर से बचा जा सकता है, या हम डाइट में उस चीज़ को रोज़ शामिल करें, अपनी दिनचर्या में उन चीज़ों को शामिल करें जिससे हम बच सकते हैं? नॉर्मल इंडियन डाइट इज़ द बेस्ट डाइट। जैसा कि मैंने कहा, इंडिया में कैंसर का इंसिडेंस अमेरिका से 4 गुना कम है। इस 4 गुना को हम आगे भी कम कर सकते हैं अगर हम रूटीन इंडियन खाने को, दाल चावल सब्जी रोटी को कायम रखें, नॉन वेज से थोड़ा परहेज करें और दही का इस्तेमाल हम अवश्य करें। सर, इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह ठीक है? इंटरमिटेंट फास्टिंग हमने प्रूव किया है कि बाकी बीमारियों के लिए, बॉडी वज़न कंट्रोल करने के लिए, ओबेसिटी कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली कारगर है।
तो मुझे लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ ए गुड थिंग फॉर लाइफ। सर एक सवाल इसी से जुड़ा और आ गया मन में कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की आपने बात की। पहले ये कहते थे कि जब आपको सुबह उठते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मील होती है वो ब्रेकफास्ट होती है, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से आप अगर 14 घंटे कर रहे हैं, 16, 18 जितना भी कर रहे हैं, तो फिर आप दिन में खा रहे हैं या उस टाइम से अगर आपने शाम में 7 बजे खाया तो आप 12 बजे खा रहे हैं, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? मुझे नहीं लगता, बट मेरा ऐसा मानना है कि बॉडी हमेशा किसी रिजिम को फॉलो करती है, तो जो भी रिजिम आपने अपने लिए सेट करी है उसको सेट रखें। बट इसमें नींद बहुत ज़रूरी है, उसको भी सेट रखें। हाँ, नींद का भी इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा 6 से 8 घंटे करना ही है, सोना ही है। फिक्स टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग कहते हैं इतनी ही नींद आती है, कुछ भी कर ले हम तो 5 घंटे से ऊपर सो ही नहीं अगर सकते। वो अपनी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देंगे तो अवश्य नींद बढ़ जाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल सर, जिनको कैंसर हुआ है या जिनके घर में किसी को कैंसर है, किसी परिचित को है, उनको आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अगर हो गया है तो उसको आप अनडू नहीं कर सकते। आप अपने आप में विश्वास रखिए कि आप ठीक हो जाएंगे। आप अपने डॉक्टर में विश्वास रखिए कि वो आपको ठीक करेगा। आप आपके परिवार में विश्वास रखिए कि वो आपकी पूरी मदद करेंगे। विश्वास के साथ जो भी करें, विश्वास के साथ करें, विश्वास के साथ इलाज कराएं और आस्था रखें अपने खुद के इलाज में। जो भी आप कर रहे हैं सब सही है, कुछ गलत नहीं होता है, बट विश्वास के साथ जिए। थोड़ा दृढ़ निश्चय करें कि हाँ मैंने ठीक होना है। आप मानिए आपके दृढ़ निश्चय से आप ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर दिनेश, आपने समय निकाला, इतनी अहम जानकारियाँ हम तक पहुँचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आपने हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में जाना कैंसर के बारे में। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।